चलिए ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन बताइए। एक तो 21, ठीक है, एक 21 बताना है और 26 और बस। चलिए ठीक है, 21 और 26। बच्चों 23 हो गया तुम्हारा? 23 हो गया। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 26। 21 देखते हैं पहले क्या है। अरे किसी ने बोला तो था यार, इधर से आया, क्या बात कर अभी बताइए तुम। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. फिगर बना सकते हो इसकी? ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। ये हो गया सबसे पहले आपका ग्राउंड लेवल। सबको दिखाई दे रहा है? दो तरह की फिगर है यहाँ पर। तो एक तो है यहाँ पर ये बिल्डिंग और एक है यहाँ पर ये टावर। एक बिल्डिंग दे रखा है और एक टावर दिया जा रहा है। कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर मतलब समझ गए, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है? बिल्डिंग के टॉप पर है। वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर के किसको देख रहा है? टावर के टॉप पे देख रहा है। अच्छा, वो अगर टावर के टॉप पे देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, डिप्रेशन बनाएगा? एलिवेशन बनाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा? नहीं, कहां बनेगा फिर? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो बच्चों ये तो हो गई तुम्हारी लाइन ऑफ साइट। मैंने बोला था ना कि जब हम इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़ रहे थे, हमने एक बात करी थी क्या, कि जब भी आप कोई ऐसी चीज को देख रहे होते हो जो कि थोड़ी हाइट में होती है, तो आपकी आंखों से ना दो तरह की रेज निकलती है। एक तो वो जो ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, और एक और रे, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? तो ये लाइन ऑफ साइट तो निकल गई, लेकिन एक और रे निकलनी चाहिए। कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? तो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है, हाँ कहाँ है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। क्या आपको समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और दे रखी थी यहाँ पर, बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है हमको। कितनी है पता है? 7 मीटर है बिल्डिंग की हाइट। और एक चीज और है, कह रहे कि यार इसी बिल्डिंग के टॉप से ना टावर के फुट को भी देखा जा रहा है। तो यानी कि हम बिल्डिंग के टॉप पे भी देख रहे हैं और सॉरी, टावर के टॉप पे भी देख रहे हैं और टावर के फुट पे भी देख रहे हैं। जब टॉप पे देख रहे हैं तो एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, और जब बॉटम पे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, है कि नहीं? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। चलो ठीक है, ये बन गया तुम्हारा एंगल 45 डिग्री का। आइए नाम देते हैं इसको ए बी सी डी ई। अब ये बताइए क्वेश्चन पढ़ के कि हमको फाइनली इसमें निकालना है, टावर की हाइट निकालनी होगी ऑब्वियसली, है ना? और टावर की हाइट निकालते हैं। तो टावर की हाइट तो हो गई बच्चों ये। आओ, टावर की हाइट को हम लोग मान लेते हैं h। टावर की हाइट कितनी मान ली हम लोगों ने? h। लेकिन यार टावर की ना थोड़ी सी हाइट हमको पता है। ये देखिए, ये कितना है? तो ये भी कितना होगा? ये भी 7 मीटर होगा। तो ये 7 मीटर, तो ये भी कितना हो गया? 7 मीटर। यानी कि टावर की थोड़ी सी हाइट तुमको पता लग गई है, बाकी का पता लगाना पड़ेगा। तो बच्चों तुम खुद दिमाग लगा के ये बताओ कि अगर ये h है और इसका थोड़ा सा हिस्सा अगर 7 मीटर है, तो बाकी का हिस्सा कितना होना चाहिए? h-7। नहीं समझे बात को? कितना हो गया बाकी का हिस्सा? h-7। ये हो गया h, इसमें से हमने माइनस कर दिया 7, तो बचा हिस्सा क्या हो गया? h-7। सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है, आइए दो तरह के ट्रायंगल में देखते हैं। लेकिन तुम बताओ कौन सा ट्रायंगल में देखना चाहिए हमको कि ये हाइट वाइट निकल जाए इसके आराम से। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना ये? ठीक है, बताइए कौन कौन से ट्रायंगल में देखना चाहिए। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ बच्चों, आपने कभी बचपन में ये चीज पढ़ी है कि यार जब भी दो पैरेलल लाइन जाती है एक सीट में और इसको एक ट्रांसवर्सल काट के चला जाता है, तो यहां पर ना एक पेयर ऑफ एंगल बनता है। इसे पता है क्या बुलाते हैं? इसे बुलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बुलाते हैं इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि यार जब भी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है और अल्टरनेट एंगल बनते हैं ना, उस केस में अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर भी होते हैं। यानी कि अगर 60 डिग्री की वैल्यू रखता है तो ये भी कितना रखेगा? 60 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। इसकी पहचान क्या है? देखो यार, हर बार तो आप ये पैरेलल लाइन वगैरह तो नहीं पहचान पाओगे, क्या पता दे भी दिया हो। लेकिन इसको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि आप इस लेटर को ढूंढना शुरू कर दो। ये लेटर पता है कौन सा है? Z।
क्या आपको ये एंगल दिखाई दे रहे हैं? तो बच्चों ये अल्टरनेट एंगल के लिए ही बन रहा है। यहां पर भी दिखाता हूं कहां बन रहा है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? उल्टा Z, यानी कि अगर यहाँ 45 बन रहा होगा तो बच्चों यहाँ पर भी कितना बनेगा? 45 डिग्री ही बनेगा। अब देखते हैं कितने बच्चों को पता है ये वाली बात। मैंने वैसे पहली क्लास में बताई थी कि यार यहाँ पर भी एंगल कितना बन गया अब? 45 डिग्री। बताना इसका बेस कितना होगा? 7 मीटर होगा। अच्छा क्यों? ठीक है, हमने बात कर दी कि यार किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, अगर वहां पर अगर एंगल बन जाता है 45 डिग्री, तो यार ये वाला भी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। और किसी भी तरह के ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होते हैं वो कैसा ट्रायंगल बन जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसके दो एंगल बराबर होते हैं उसके दो साइड भी बराबर होते हैं। तो दो एंगल बराबर हो गए तो दो साइड भी बराबर होगी। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? ये भी 7 मीटर ही होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? पक्का क्लियर हुआ? चलो ठीक है, यानी कि ये भी कितना हो गया? 7 मीटर। क्या सबको यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अगर ये 7 मीटर होगा तो यार ये कितना होगा? ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी कितना हो गया? 7 मीटर। क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? क्या आप इस ट्रायंगल में लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री? ये 7 दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर। निकाल लोगे पूरा इसको या सॉल्व करा के दिखाऊं? कर लेगा दिवांश पूरा? पक्का? देख ले। चलो ठीक है दिवांश ने हाँ बोल दी। क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? एंगल ऑफ डिप्रेशन सबको क्लियर है? चलो ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यार तुम ही देते। एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर आपको समझना है ना तो यार इसके लिए ना एक और अच्छा सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर मैंने दिया तो था यार, कहाँ गया? 23। क्वेश्चन नंबर 23 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? डिप्रेशन यानी कि जब आप नीचे की तरफ देखते हो। ये मिटा दो दिव्यांश, समझ में आ गया? पक्का कर लेगा ना? पक्का सही। चलिए ठीक है, फिगर बना लो उसका, तो क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है 23 कराऊं या कर लोगे बताओ यार? पक्का? चलो ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम लोग? अच्छा मैं यार एक बार 23 बता देता हूँ भाई, मैं अपनी संतुष्टि के लिए। कुछ बच्चे हैं भाई नहीं बता पा रहे। देखो ये हो गया लाइट हाउस, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, लाइट हाउस सबको पता है ना क्या होता है? क्या होता है बताओ? क्या? हाँ देखो क्या कहते हैं, असल में ना लाइट हाउस का काम वही होता है जो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आपको कब आगे बढ़ना कब आगे नहीं बढ़ना। असल में ना हर बार ना आप ट्रैफिक लाइट का यूज नहीं करते। ट्रैफिक लाइट का यूज हमेशा वहां पर किया जाता है जहां पर जो अंधेरा मतलब डार्कनेस थोड़ी ज्यादा होती है। और जब अंधेरे में जब शिप जा रही होती है, क्या पता उनको अपने ही टॉर्च से वो चीज ना दिख पाए जो कि लाइट हाउस से दिखता हो। यहाँ तक समझ में है कि नहीं है? तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यही लाइट हाउस वगैरह का। एग्जाम्पल के लिए देखो यार, कभी कभी होता पता है क्या? क्या ये तुम्हारा सी लेवल हो गया और एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यार यहीं पर हो गया तुम्हारे एक चट्टान आगे समझ कि नहीं आया? अब तुमको जो पता है ना कि यार तुम्हारा जो जहाज होता है वो बस यहाँ यहाँ तक नहीं होता, वो अंदर तक भी डूबा हुआ होता है। नहीं समझे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? उतना डिस्प्लेस करेगा अपने वॉल्यूम को। तो यार जहाज का कुछ पार्ट नीचे भी होता है। और अब अगर ये ऐसी तरह से अगर बढ़ता रहेगा तो कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इससे टकरा जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसा टाइम आ सकता है, और अगर ये टकरा गया तो भैया यहाँ पर टाइटैनिक मूवी बन जाएगी। है कि नहीं? यही तो होता है। अच्छा एक मूवी और आई थी पता तुमको टाइटैनिक जैसी, पोसाइडन, तुमने देखी है? पोसाइडन नहीं सुनी? वो भी मतलब सेम कंसेप्ट थे, लोगों ने देखी नहीं उसको, पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो, देखो मैंने भी नहीं देखी उसको, नाम ही सुना है। इधर देखो, तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से टकराव हो जाता है ना? तो उस तरह उस समय पर काम आता है तुम्हारा क्या? लाइट हाउस। लाइट हाउस बोलता है ओए सुन, ये समुद्र में ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा रॉकी पार्ट है, आप अपनी शिप को यहाँ से घुमा करके ले जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से वो उसको डायरेक्शन देता है और बस लाइट हाउस का काम यहाँ पर खत्म। समझ में आई बात कि नहीं? तो समुद्र में जो लाइट हाउस होते हैं वो इसी का काम कर रहे होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर लाइट हाउस को जलाया नहीं जा रहा, बस यहाँ पर लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया जा रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कह रहे क्या? फ्रॉम सॉरी as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो क्या कह रहा है? कह रहे क्या? एक लाइट हाउस से जो कि 75 मीटर ऊंचा है सी लेवल से। अच्छा जब मैं बोलता हूँ सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब क्या समझते हो? समुद्र से नीचे के नहीं देखना, समुद्र से ऊपर के ही देखना आपको। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? माउंट एवरेस्ट की भी जो हाइट है वो भी जो तुमको जीके की बुक में बताई जाती है, वो कैसे बताई जाती है?
सी लेवल के ऊपर ही लिखा रहता ना वगैरह, अबव सी लेवल द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8000 समथिंग कुछ मीटर, यहाँ तक क्लियर की नहीं है? तो ये चीज है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम बातें कही गई है। क्या बोला गया यहाँ पर कि सी लेवल से 75 मीटर ऊपर ये लाइट हाउस है, और यहां से ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों के दोनों शिप्स एक दूसरे के पीछे हैं। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का? लेकिन यार ये जो ऑब्जर्वर है वो नीचे तो नहीं है इस बार, वो कहां पर इस बार, टॉप पे। अब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना, एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन। तो जब वो पहले शिप को देखता है ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके का बनता है। ये मैंने बताना क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है पहले शिप को देखने के लिए लाइन ऑफ साइट। क्या सबको यहां तक समझ में आया? तो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट। पहले शिप को देखा जा रहा है, पता है कितने डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन में, 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन में। क्लियर है कि नहीं है? और ठीक उसके पीछे ना एक दूसरा शिप है, उसको भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, पता है कितने डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन में, 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन में। क्या सबको यहां तक बात समझ में आ गई? एक और बात बताऊं बच्चों, क्या आप यहाँ पर जेड को स्पॉट कर पाए? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 जेड बनेंगे। ठीक है, चलो ये नाम ले देते हैं ए बी सी डी, चलो इसको नाम दे देते हैं ई। सबको क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है बच्चों, इसको फॉलो, इस लाइन ऑफ साइट को फॉलो करिए। ये लाइन ऑफ साइट फॉलो कर रहा हूं मैं, फॉलो करते करते कहां तक पहुंचा मैं, सी पे। बताना सी पे कितना एंगल बनेगा, 45 बनेगा। क्लियर ना, अल्टरनेट एंगल। अब इस लाइन ऑफ साइट को ऑब्जर्व करिए, इसको ऑब्जर्व करते करते कहां तक पहुंचोगे, डी पे। कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे इतना लेट आ रहे हो तुम, कहाँ बिठाऊं तुम? ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, और यहाँ तो 90 खैर बनी रहा है। तो ये बताओ कौन कौन से 2 तरह के राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहे हैं? एक ट्रायंगल का नाम होगा ए बी सी और एक ट्रायंगल का नाम होगा ए बी डी। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिखाई देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल दिखते ही क्या लगा दो वहां पर, पाइथागोरस नहीं, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, अरे बस शांत हो। और लेकिन यार एक बात और है, पता है क्या, क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, क्वेश्चन है ये एंगल तो हमको नहीं बताया था। तो ये वाला ना हमको एग्जामिनर को समझाना है कि यार हमने यहाँ पर 45 और यहाँ पर 30 क्यों माना है। अच्छा क्या रीजन है यहाँ पर 45 30 मानने का, अल्टरनेट एंगल। तो ये लिख करके बताना पड़ेगा ना भाई। तो लिख करके कैसे बताओगे, तो लिख करके बच्चों ऐसे बताना, ये वाला एंगल क्या है, इस वाला एंगल का नाम क्या है जो यहाँ पर 45 बना रहा है, ई ए सी, एंगल ई ए सी। और ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले के बराबर। इस वाले एंगल का नाम क्या है, ए सी बी। ए सी बी बच्चों, ई ए सी की वैल्यू है कितनी, 45। तो ए सी बी भी कितना होगा, 45। और इन दोनों एंगल के बराबर होने का रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक और एंगल होगा, उसका नाम पता है क्या है, ई ए डी। एंगल ई, सॉरी, एंगल ई ए डी किसके बराबर आएगा बताना, इसका नाम क्या होगा, ए डी बी। ए डी बी कितना होगा ये वाला, सेम रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या सबको यहां तक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अच्छा मैं गिवन तो लिखना भूल ही गया, ये रहा गिवन। गिवन में हम हाइट लिख सकते हैं लाइट हाउस की। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है, 75 मीटर। बच्चों यहां पर अब ना मैं कुछ अजम्पशन करने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन आपको असल में निकालना पता है क्या है, आपको निकालना है कि यार ये वाला शिप इस वाले से कितनी दूरी पर है, ये सी वाला शिप इस डी वाले शिप से कितनी दूरी पर है। तो चलो मान लेते हैं कि यार ये दोनों आपस में 30 डिग्री, 30 डिग्री कह रहा हूं, ये दोनों आपस में x मीटर की दूरी पर है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा कुछ बच्चे दिमाग लगा पाए ये बताने के लिए कि यार ये डिस्टेंस कितना होगा, क्यों बताना, 45 बन रहा है, तो ये भी कितना आएगा, 75 आएगा ये वाला भी। ठीक है। अच्छा लेकिन पता है क्या, पेपर में ना ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, हमको तो पता है यहाँ पर 75 बनने वाला है क्योंकि यार यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 45। तो जो हाइट वही बेस है कि नहीं है, लेकिन पेपर में लिख करके बताना पड़ेगा। कैसे लिख करके बताओगे पेपर में, वही ट्रिग्नोमेट्री लिख करके बतानी है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग इन ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। एबीसी ठीक है ना। एबीसी में बच्चों एंगल कितना बन रहा है,
45। एंगल के आगे वाला परपेंडिकुलर होता है, इसके आगे वाला परपेंडिकुलर कौन है? 75। तो ये हो गया 75। इसको फिलहाल के लिए आप y मान लीजिए, ठीक है ना। इसका बेस क्या होगा? एंगल के साथ वाला बेस, बेस क्या हो गया इसका? y। तो परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, क्या यूज करना चाहिए? tan। तो tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। या फिर लिख सकता हूं मैं 75 अपॉन में y। बच्चों tan 45 होता कितना है? 1, यानी कि 75 अपॉन में y बराबर 1। थोड़ा सा भी क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे तो y कितना आ जाएगा? 75। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? वैसे हमारा 75 निकल ही गया था, ठीक है ना। बस यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी कर दी दिखाने के लिए। दूसरे ट्रायंगल का नाम बताइए। ABD। ABD ये है दूसरा ट्रायंगल। बच्चों यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना बन रहा है? 75 डिग्री, नहीं मीटर। और बेस कितना बन रहा है? बेस बन रहा है x, है ना। नहीं, बेस बन रहा है y प्लस एक्स। बेस बनेगा इसका कितना? y प्लस एक्स। लेकिन यार एक और बात बताऊं, बेस हमने निकाल लिया है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 75 प्लस में x। तो यानी कि हमारा बेस क्या हो गया? 75 प्लस में x। नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हो गया? चलो फिर पूरा करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर मतलब 75 और बेस मतलब 75 प्लस एक्स। बच्चों tan 30 होता कितना है? 1/√3। ये हो गया 75, ये हो गया 75 प्लस एक्स। अच्छा और क्या कर सकते हैं बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 75 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 75√3। ये 75 वहां पे जा सकता है तो x की वैल्यू आएगी 75√3 माइनस में 75। इनको माइनस तो नहीं कर सकते क्योंकि यार एक के पास रूट है, दूसरे के पास नहीं है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हैं? 75 कॉमन ले लो। तो 75 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह जाएगा? यही इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आज मेरे पास थोड़ी जगह है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 माइनस 1। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक का? पक्का क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, कर लीजिए। और अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन करना तो बताऊं कौन सा करो? अरे वो बलून वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर देखिए 32 करिए। क्वेश्चन नंबर 32। इसकी फिगर बना के दिखाओ यार, कसम से मजा आ जाएगा। फिगर बना के दिखाओ इसकी। क्वेश्चन नंबर 32 फिगर बनाइए इसकी। हाँ जी 32। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो वो बच्चा जिसके पास एक बेसिक मैथमेटिक्स है वो ना एक काम और करना है यार। क्या कहते हैं, अगर आप बेसिक मैथ की तैयारी कर रहे हो ना तो यार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भाई सही से करके जाना। अगर तुम्हारे पेपर में अगर कोई हार्ड क्वेश्चन अगर आ सकता है ना तो वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल तभी देता है जब उस क्वेश्चन को सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बाकी अगर इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन हो तो मैं क्लास में करा ही रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं है? तो जो मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कि बेसिक मैथमेटिक्स की तैयारी करे, भैया एनसीईआरटी तो एकदम घोड़ के पी जाओ। मैक्सिमम मतलब 90% क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से ही आने वाले, और बाकी का जो 10% रह जाएगा ना वो भी तुम्हारे एनसीईआरटी से होगा, बस तुमको पता नहीं लगेगा। क्योंकि रीजन इसके पीछे का ये कि यार कुछ ना कुछ वैल्यू इधर उधर करके तुमको बता देंगे। बाकी पूरा एनसीईआरटी से ही आता है पेपर। बेसिक मैथ की बात कर रहा हूँ। बाकी स्टैंडर्ड मैथ तो भैया ये पूरी बुक को एकदम चट कर जाओ भाई, पूरी तुमको पता होना चाहिए। हाँ चाटना नहीं है। भैया ने बोला था ऐसे याद हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, फ्रॉम अ पॉइंट हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज है एक तरीके का, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री
रिस्पेक्टिवली। बच्चों रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है आपको क्या होता है? क्या इज्जत अनुसार? नहीं, रिस्पेक्टिवली का मतलब, हाँ मतलब क्या यार, पहले पॉइंट को देखेगा तो 30 डिग्री और जब दूसरे पॉइंट को देखेगा तो 45 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहले शांत हो जाओ, क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोगों ने? चलो ठीक है, देखो क्या है, एक तरह का ब्रिज है, ब्रिज के एक पॉइंट से दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, दोनों पॉइंट अपोजिट साइड पर है। उन दोनों पॉइंट को देखते वक्त जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। कहता है कि यार इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, कह रहा है कि अगर ब्रिज जो है ना वो जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो बताइए उस नदी की चौड़ाई कितनी होगी। तो इसको कुछ ऐसे समझो कि यार ये रही तुम्हारी नदी, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, शांत पानी, ये रहा, दिख रहा है सबको? इतना नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, और ये हो गया एक काम चलाओ ब्रिज, सबको दिखाई दे रहा है? पक्का समझ में आ गया? ऐसे ही तो होते हैं यार ब्रिज, ठीक है ना? तो ये रहा तुम्हारा ब्रिज। कह रहे क्या, ब्रिज की जो हाइट है ना वो जमीन से पता है यहां से पता है कितनी ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर। और यहां पर है एक ऑब्जर्वर, यहां पर है एक ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ये पॉइंट्स को देख रहा है। कौन कौन से पॉइंट को देख रहा है? वो पॉइंट जो कि रिवर के दोनों अपोजिट साइड पर है, एक इस साइड पर बन रहा है, एक उस साइड पर बन रहा है। चलो इस साइड वाले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए, और इस साइड वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग बी। तो यहां से ना वो बी को भी ऑब्जर्व कर रहा है और यहां से वो ए को भी ऑब्जर्व कर रहा है। सबको क्लियर है कि नहीं है? और इतनी ऊंचाई से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो यार एंगल यहां बनेगा, है कि नहीं है? और कौन सा एंगल माना जाएगा? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो यहां पर बनने वाले एंगल को हम लोग मान लेते हैं 45 डिग्री। और जब वो यहां पर देख रहा है तब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो यहां पर देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों यहां पर कितना एंगल बनेगा? और यहां पर 30 डिग्री। आपको बतानी है कि इस नदी की चौड़ाई कितनी है। बच्चों नदी की चौड़ाई कहां से होगी? ब्रिज क्या करता है? नदी को कनेक्ट ही तो करता है। यानी कि अगर आपने यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ पता लगा ली, यानी कि आपने नदी की चौड़ाई पता लगा ली। नहीं समझे बात को? आ गया समझ यहां तक का? अब कितने बच्चे बता सकते हैं कि यार ए से लेकर के, अगर मैं ये पॉइंट मान लेता हूं, चलो ये पानी हटा दिया मैंने, अगर ए से लेकर के सी हो गया, बताना ए से लेकर के सी तक की लेंथ कितनी होगी? कितनी होगी? 3 मीटर। पता है ना क्या? 45 डिग्री, परपेंडिकुलर और बेस बराबर। क्लियर है यहां तक का? तो ये 3 मीटर, तो ये भी कितना होगा? ये भी 3 मीटर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है। अब ये भी 3 मीटर है। चलो ठीक है, अब ये पता लगाना है तुमको, ये तो 3 मीटर नहीं होगा, यहाँ पर तो लगाना पड़ेगा भाई ट्रिग्नोमेट्री। क्या आप सी से लेकर के बी पता लगा लोगे? एक काम करना, जब आप क्वेश्चन करने जाओ तो ए से लेकर के सी को वाई मान लेना और सी से लेकर के बी को एक्स मान लेना। यहाँ तक क्लियर है? और अगर आपको पूरा ए से लेकर के बी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? वाई और एक्स को जोड़ देंगे, तो जो भी ये एक्स आएगा जो भी ये वाई आएगा दोनों को जोड़ के यहाँ पर बता देना। क्या कर पाओगे बच्चों आप? ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? ये वाला सिंपल क्वेश्चन है यार, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। एक काम करो, कर दो। हो गया? अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर, फिगर उतार लो, हाँ फिगर उतार लो, फिगर उतार लो। किसने बोला ऐसा? कौन सी थ्योरी होती है ये? इधर देख, ये लाइन है, मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, बाइसेक्ट होगा अब ये तो कहीं पर भी बना दूंगा। थ्योरी थी ये कि सर्कल के कॉर्ड की अगर परपेंडिकुलर बनाओगे सेंटर से तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये थ्योरी है। आया समझ में? कहीं का कहीं मिला रही है। सुनिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, फिगर बना के दिखाइए।
क्वेश्चन नंबर 28 फिगर बना के दिखाइए। 28 फिगर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम अ विंडो, अरे वो बच्चा ध्यान से सुनो जिसने फिगर नहीं बनाई। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई above the ground in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of the another house opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Show that the height of the opposite house is 23.66 मीटर। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक ही पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा एक क्वेश्चन अभी क्लास के शुरुआत में भी हमने करा था, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? हाँ, तो ये फिगर कुछ ऐसी है। क्या ये रहा तुम्हारा बेस, और कह रहे क्या ये ना कोई ऐसा घर है और उसके ठीक आगे एक दूसरा घर है। अरे होगा किसी का, तेरा ही घर है मान ले। इधर देखो, अबे देखो इधर, कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं, ओए सुनो, तो चलो मान लेते हैं कि यार ये रहा अपना साहिल और ऐसे खिड़की के बाहर झांक करके कुछ देख रहा है। नहीं नहीं, साहिल थोड़े ज्यादा ऊंचाई पे चला। ये रहा साहिल और यहां से पता है क्या कर रहा है? साहिल यहां से ना दो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। साहिल यहां से ठीक अपने अपोजिट वाले बिल्डिंग के टॉप और बॉटम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो टॉप पे देखेगा तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, और जब वो बॉटम पे देखेगा तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर हुआ यहां तक का? तो चलो ठीक है, तो टॉप पे भी देखा जा रहा है, बॉटम पे भी देखा जा रहा है, और ये रही इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों जब टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है? टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, है ना? और जब बॉटम पे देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। तो अगर तुमको बोल दिया गया है कि यार ये जो हाइट है ये 15 मीटर की है, तो बताइए इस पूरे बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी जो कि अपोजिट साइड में। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? तो बताना यार बिल्डिंग का इतना हिसाब आपको पता लग गया कि नहीं लग गया? ये भी 15 मीटर होगा, नहीं समझे? ये भी तो 15 मीटर होगा ना। और एक और बात बताऊं, ये भी 15 मीटर होगा। दिमाग लगाओ आप कैसे करके। ये 45 से यार ये भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल, और 45 डिग्री के अगल बगल परपेंडिकुलर बेस बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये 15 मीटर हुआ तो ये कितना होगा? ये भी 15 मीटर होगा। और अब आपको बस इतनी सी ही हाइट निकालनी है। तो चलो आप हाइट मान लो h, तो ये बाकी का होगा h माइनस का 15। h निकलते ही आपका काम हो जाएगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से, कर लोगे पक्का? सारी वैल्यू दे रखी है उसमें, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। हो गया ना? चलो ठीक है यार, अब यहाँ पर तो कुछ रह नहीं गया है। एक ना वो क्वेश्चन होगा फ्लैग स्टफ वाला, वो भी मैंने पहले करा दिया है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करो बैठ करके। अब क्वेश्चन करिए बैठ करके। 26 चलो ठीक है 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन 26, the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. At a point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower PQ. चलो देखते हैं। इसको मिटा दूं, इसके बगल में बना देता हूं। तो चलो बच्चों ये तो हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है ना? अब यहाँ पर ना एक वो है, क्या कहते हैं, एक टावर लगा हुआ है। टावर का नाम है पी क्यू। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, टावर का नाम है पी क्यू। ध्यान से देखिएगा, यह पता कौन सा क्वेश्चन है? यह है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे क्या, एक वर्टिकल टावर है जिसको क्वेश्चन वालों ने नाम दिया है क्या? पी क्यू। कह रहे क्या, इसको ग्राउंड के एक पॉइंट एक्स से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और एक्स से क्या देख रहे हैं? क्यू देख रहे हैं। अरे मतलब इस क्यू पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है ना? और जब देख रहे हैं तो पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का, है कि नहीं?
ठीक है, तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। अब इसके बाद वाला पॉइंट पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एट अ पॉइंट y 40 मीटर अबव x। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट कहां से देख रहा है वो, y से, और वो पॉइंट y पता है कहां पर है, वो पॉइंट x से 40 मीटर ऊपर है, मतलब x के ऊपर 40 मीटर जाओ, तो ये पॉइंट x सबको दिखाई दे रहा है, यहां से 40 मीटर ऊपर जाया जा सकता है, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा y, ये 40 मीटर मान सकते हैं ना, चलो ठीक है। अब इस पॉइंट से भी क्या कर रहा है वो, Q को ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं, और इस वक्त वो एंगल पता है कितने डिग्री का बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है, कहां लिखा है यार, क्वेश्चन गायब हो गया, 45 डिग्री का। अच्छा कैसे बनेगा 45, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ,